नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। आज की कहानी बाकी कहानियों से बहुत ही अलग है। क्या आप कभी यकीन कर सकते हैं कि एक लड़की जो मर चुकी है वो जिंदा हो जाए, या ऐसा कह सकते हैं कि एक लड़की जिसका कत्ल हो चुका है वही कातिल हो जाए। बिल्कुल यकीन करने वाली बात नहीं लग रही। मुझे भी इस घटना के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किसने किसका कत्ल किया है। तो आइए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं और इस घटना के बारे में जानते हैं। इस घटना के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। आज जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ उसकी पूरी कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहें। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये घटना 10 जून 2011 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की शिखा की है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा दुबे की उम्र लगभग 23 साल रही होगी और वो इस समय एक यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शिखा देखने में सुंदर तो थी ही, साथ साथ बहुत ही मासूम थी। शिखा 10 जून 2011 को घर से कुछ बहुत ही जरूरी काम के लिए निकलती है। शिखा घर वालों को बोलकर जाती है कि मैं बस थोड़े ही देर में वापस आ जाऊंगी, मगर काफी देर हो जाता है, वो घर वापस नहीं लौटती। जैसे जैसे शाम हो जाती है परिवार वालों की चिंताएं बढ़ने लगती है। धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाता है। परिवार वाले अपनी बेटी शिखा की खोजबीन शुरू कर देते हैं। वे दोस्तों रिश्तेदारों तक को फोन लगाना शुरू कर देते हैं और शिखा के बारे में पूछने लगते हैं, मगर शिखा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। जब शिखा का कहीं भी अता पता नहीं चलता तो थक हार के शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस वाले प्रकाश दुबे से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे शक है। ये बात पूछे जाने के बाद वे एक इंसान दीपू यादव का नाम लेते हैं। राम प्रकाश दुबे के मुताबिक दीपू यादव उनके पड़ोस में ही रहता था। पुलिस को दिए बयान में राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव हमेशा उनकी बेटी शिखा दुबे को परेशान किया करता था, इसीलिए उन्हें शक है कि हो न हो दीपू यादव ने ही उनकी बेटी को कहीं गायब कर दिया है या फिर उनकी हत्या कर दी है। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत दीपू यादव के घर पे आती है और दीपू यादव के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि दीपू यादव खुद भी लापता है। दीपू यादव के लापता होने की बात सुनकर पुलिस वालों का शक और गहरा हो जाता है और वो दीपू यादव को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर पुलिस शिखा दुबे की भी तलाश में लगी रहती है और इसी तलाश के दौरान पुलिस वालों को सरयू कनाल कॉलोनी के पास जंगल में एक लाश मिलती है। यह लाश एक लड़की की थी। लाश का चेहरा बहुत ही भयानक तरीके से खराब कर दिया गया था। चेहरे से पहचान करना बहुत ही मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलते ही पुलिस वाले तुरंत राम प्रकाश दुबे के परिवार वालों को बताते हैं और उसकी पहचान करने के लिए बुलाते हैं और परिवार वालों को बुलाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये लाश जो उन्हें मिला है वो उनकी बेटी शिखा दुबे की तो नहीं है। परिवार वाले लाश की पहचान करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। क्योंकि चेहरा बिल्कुल ही बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, इसलिए चेहरे से पहचान तो बिल्कुल ही असंभव था। लेकिन शरीर पर जो कपड़े थे और आसपास कुछ सामान बिखरे पड़े थे, उसको देखकर परिवार वाले पहचान करते हैं और रोने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये हमारी लड़की शिखा ही है, ये कोई और लड़की नहीं
बल्कि हमारी बेटी है। परिवार वाले आखिरकार अपनी बेटी शिखा दुबे के तौर पे उस लाश की पहचान कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि चेहरे से तो पता नहीं चल रहा है, पर इसके आसपास जितने भी सामान है और जो कपड़े हैं, शिखा ने अंतिम बार यही कपड़े पहनकर अपने घर से निकली थी। इसके अलावा जो चप्पल यहाँ पे मौजूद है वो भी शिखा दुबे का ही है। सभी सामान के पहचान होने के बाद वो ये बोलते हैं कि ये मेरी बेटी शिखा ही है। पहचान होने के बाद पुलिस तुरंत ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या की गई थी और हत्या के बाद लड़की का चेहरा धारदार हथियार से काटा गया था और भारी चीजों से हमला करके चेहरे को बर्बाद कर दिया गया था। इसके अलावा पोस्टमार्टम में यौन शोषण की भी पुष्टि की जाती है। यह खबर फैलते देर नहीं लगती। लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो पुलिस प्रशासन पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लोग जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के बाद और सभी जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद लड़की की लाश परिवार वालों को दे दी जाती है और परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। घटना पूरी तरह गोरखपुर में फैल जाता है और मीडिया द्वारा न्यूज़ में भी आ जाता है। लोगों की मांग थी कि जल्द जल्द कातिल को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि शिखा दुबे के पिता ने दीपू यादव नाम के लड़के पे शक किया था। इसीलिए पुलिस दीपू यादव को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए उसकी तलाश शुरू कर देती है और दीपू यादव से जुड़े कई लोगों को शक के बिना पे गिरफ्तार भी करती है। यहाँ तक कि दीपू यादव से जुड़े 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी होती है, मगर दीपू यादव का कहीं अता पता नहीं चलता। काफ़ी मेहनत के बाद दीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है, जो पूछताछ में ये बताता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था और पिछले कुछ दिनों से सोनभद्र का जिक्र भी कई बार किया था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र के लिए निकल जाती है और दीपू यादव की तलाश सोनभद्र के शहर के कोने कोने में करना शुरू कर देती है। कई दिनों तक तलाश चलती रहती है, मगर दीपू यादव का यहाँ भी कहीं अता पता नहीं चलता। फिर भी पुलिस हिम्मत नहीं हारती और अलग तरीके से तलाश शुरू करती है और ऐसे तलाश करते करते वो एक ऐसे घर के पास पहुंचती है जो अंदर से बंद था। पुलिस वालों ने दरवाजे पर दस्तक देते हैं, कई बार दरवाजा खटखटाते हैं। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद एक लड़की अंदर से दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिखा दुबे नाम की लड़की ने खोला था। वही शिखा जिसकी अंतिम संस्कार उसके परिवार वालों ने बस अभी अभी किया था। शिखा दुबे पुलिस के सामने खड़ी थी। मैंने आपको बताया था कि ये कहानी थोड़ी अजीब है और ये देखिए, अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस कहानी को सुनकर आपको भी बहुत झटका लगेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि कत्ल किसका हुआ था और कातिल कौन है। यहाँ हमने ऊपर अभी तक ये जाना कि शिखा दुबे का कत्ल हो चुका है, लेकिन पुलिस को शिखा दुबे मिल जाती है। अब सोचने वाली बात ये थी कि जिसकी लाश मिली थी वो किसकी थी। अगर शिखा दुबे जीवित है तो वो दूसरी लड़की कौन थी जिसकी लाश मिली थी और शिखा दुबे के परिवार वालों ने जिसे अपनी बेटी समझकर उसकी अंतिम संस्कार की थी। पुलिस वाले शिखा दुबे को देखकर हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सामने शिखा दुबे ही है कि कोई और है, और वो तुरंत घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। कमरे में पुलिस को कोई और नहीं बल्कि उनका प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव मिलता है। मतलब कि जिस लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी और वह जो लड़का प्राइम सस्पेक्ट जिसने शिखा दुबे की हत्या की थी, दोनों एक साथ एक ही घर में सोनभद्र में रह रहे थे। यह एक बड़ा अजीब सा सवाल था कि शिखा दुबे की तो कत्ल हो गई थी, फिर वो जीवित कैसे हो गई, और जिस लड़की को अपनी बेटी मानकर माता पिता ने अंतिम संस्कार किया था वो लड़की कौन थी। इन सभी सवालों का जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो शिखा दुबे और दीपू यादव ही थे। पुलिस वाले इन दोनों को
अपनी गिरफ्त में लेते हुए सोनभद्र से गोरखपुर लेकर आते हैं और वहां ले आकर इनसे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। पूछताछ के बाद जो ये खुलासा करते हैं वो सबको हिला देने वाला था। शिखा दुबे जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी, दीपू यादव भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसके घर के आसपास ही रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती रहती थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करने लगते हैं कि साथ में जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं और दुनिया की नजरों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। मगर इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है और वो शिखा दुबे को कई तरह से मना करते हैं, समझाते हैं और उस पे पाबंदियां भी लगा देते हैं। इस कारण दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना लगभग बंद सा हो जाता है। कुछ दिनों तक ये सब कुछ सामान्य तरह से ही चलता रहता है, मगर मौका मिलते ही फिर शिखा और दीपू मिलने लगते हैं और मौका मिलते ही एक मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 को चुपचाप से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों को इस बात की भनक किसी को लगने नहीं देते हैं और अपने अपने घर में जाकर सामान्य तरह रहने लगते हैं। अब दीपू शिखा को अपने साथ रहने का प्लान बनाने लगता है। इन दोनों को काफी अच्छी तरह से पता था कि इनके परिवार वाले इनकी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए अब एक दूसरे के साथ रहने के लिए अलग तरीके से ये सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये दोनों हमेशा साथ साथ रह ले और उनके परिवार वालों को भी कुछ भनक ना लगे। दीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने एक दोस्त सुग्रीव से करता है। सुग्रीव का एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, वह ट्रक चलाया करता था। दीपू यादव की सारी बातें सुनने के बाद सुग्रीव दोनों को एक बात बताता है। वो बोलता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो देखने में काफी हद तक शिखा दुबे की तरह है। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, सब कुछ शिखा दुबे की तरह है। अगर हम उसकी हत्या कर दे और हत्या करने के बाद शिखा दुबे की कपड़ा पहना दे तो उसका चेहरा बिगाड़ दे तो लोग शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे और फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाके बड़े आराम से रह सकोगे। दीपू यादव और शिखा दुबे को सुग्रीव का आइडिया काफी पसंद आता है और दोनों इस प्लानिंग को हकीकत में बदलने की तरफ लग जाते हैं। प्लान करने के बाद अब सुग्रीव शिखा दुबे की तरह दिखने वाली लड़की पूजा कुमारी को कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक नौकरी है, तुम करना चाहोगी तो मुझसे आकर मिलो। और वो यहाँ तक उस लड़की को बोलता है कि अगर तुम ये नौकरी करोगी तो मैं तुम्हें पहले महीने का पगार एडवांस में दे दूंगा। पूजा कुमारी की उम्र लगभग 25 से 26 के बीच में थी और उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। क्योंकि पूजा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और वो काम की तलाश में ही थी, इसलिए सामने से आए ऑफर को वो मना नहीं कर पाती है और सुग्रीव को हाँ बोल देती है और मिलने के लिए भी तैयार हो जाती है। सुग्रीव पूजा की हाँ सुनने के बाद तुरंत इस बात के बारे में दीपू और शिखा को बताता है और फिर सारे मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि 10 जून को इस प्लान को हकीकत में बदला जाएगा। और इस खतरनाक प्लान के तहत सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है और साथ ही साथ वो पूजा को भी अपने साथ ले आता है। प्लान के मुताबिक शिखा दुबे भी अपने घर से दीपू यादव के घर के लिए निकल जाती हैं और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े भी अपने लिए खरीद लेती हैं। इधर सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है और वापस आते हुए वो पास के एक जंगल में रुकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पे कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो तुम्हें काम के सिलसिले में तुमसे बात करेंगे। इसी बहाने वो गाड़ी रोककर पूजा को गाड़ी से उतरने को कहता है और जंगल में ले जाता है। यहाँ पर पहले से ही दीपू और शिखा मौजूद थे। यहाँ आकर बड़ी बेरहमी से सुग्रीव और दीपू गला दबाकर पूजा की हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा दुबे बाजार से लाए कपड़े खुद पहन लेती हैं और जो कपड़ा पहनकर वो घर से निकली थी वो कपड़े पूजा को पहना देती हैं। यहाँ तक कि एक काला धागा जो अपने गले में हमेशा पहना करती थी वो भी वो उस लड़की को पहना देती है ताकि किसी को लाश
की पहचान शिखा की तरह करने में कोई परेशानी ना हो। शिखा छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है। वो अपनी चप्पल को भी पूजा के आसपास छोड़ देती है। अपना सब कुछ पूजा को पहनाने के बाद शिखा पूजा के सब कपड़े छिपाकर अपने बैग में रख लेती है। कपड़ों के आधार पर पूजा अब शिखा बन चुकी थी। काला धागा भी शिखा वाला पूजा ने पहन चुका था, मगर चेहरे से अभी भी वो पूजा ही थी। इसीलिए सुग्रीव और दीपू मिलकर ट्रक से लोहे का बड़ा रॉड निकालते हैं और बड़ी ही बेरहमी से पूजा के चेहरे पे मारना शुरू कर देते हैं। ये लोग तब तक उस रॉड से पूजा के चेहरे पे हमला करते हैं तब जब तक पूजा का चेहरा पूरी तरह बिगड़ ना जाए। इसके अलावा यह लोग पूजा के शरीर पे सिगरेट से भी बड़ी बेरहमी से जलाते हैं ताकि इस मामले को दूसरा रूप भी दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू और शिखा दुबे तुरंत वहां से सोनभद्र की तरफ भाग जाते हैं, जबकि सुग्रीव अपने साथी बलराम के साथ शव को लेकर वहां से उठाकर सरयू कैनाल के पास जंगलों में फेंक देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ दिनों तक शिखा दुबे और दीपू का प्लान बहुत अच्छे से काम करता है, मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगती हैं, इस राज का पर्दा फाश हो जाता है। शिखा दुबे और दीपू यादव की सारी बातें सुनकर पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई शौक में था कि इतनी भोली भाली दिखने वाली शिखा दुबे इतना बड़ा अपराध को अंजाम कैसे दे सकती हैं। अपने प्यार को पाने के लिए उसने एक 3 साल के मासूम बच्चे से उसकी मां का साया छीन लिया। सारी घटना बाहर आने के बाद शिखा दुबे को पिता के सामने लाया जाता है। एक पल के लिए पिता को भी यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी, जिसे वो मरा समझकर अंतिम संस्कार तक कर चुके थे, वो उनके सामने खड़ी है। पिता बेटी को छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वो जिंदा है या नहीं है। वो उनके आंखों से आंसू निकल जाता है, मगर थोड़ी ही देर बाद उन्हें याद आता है कि उनकी बेटी ने कितना बड़ा अपराध किया है और उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो बड़े ही गुस्से में बोलते हैं कि यह मेरे लिए मर चुकी है। इन सभी खुलासों के बाद पुलिस दीपू यादव, सुग्रीव तथा शिखा दुबे के साथ बलराम को भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। शिखा दुबे, जिसका कहानी जब हमने शुरू किया था इनकी मौत के साथ ही शुरू हुआ था, वह कहानी के अंत में एक कातिल निकली। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें जिसका कत्ल होता है वही कातिल निकलता है। पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण का भी जिक्र था, मगर इन लोगों में से किसी ने भी पूजा के साथ यौन शोषण की बात नहीं एक्सेप्ट की। पुलिस भी इस बात को साबित करने में नाकामयाब रही कि इनके साथ ये दुष्कर्म किसने किया है। सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि 2011 की इस घटना के कुछ साल तक शिखा दुबे और दूसरे आरोपी जेल में रहते हैं, मगर कुछ साल बाद ही शिखा दुबे और दीपू यादव बेल पे जेल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो जेल से बाहर आने के बाद दोनों शिखा दुबे और दीपू यादव अलग अलग शादी करके अपनी अलग अलग दुनिया बसा चुके हैं और अपने आपस के प्यार को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया। अभी तक अदालत से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। ये दोनों अपनी लाइफ बड़े मजे में जी रहे हैं। दोस्तों, ये घटना यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी, और अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। घटना के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, और आप किसी अलग घटना के बारे में चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो घटना आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उसको कवर करने का। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।